हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे यूनियन और स्टेट रिलेशनशिप के बारे में। इसके पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था केंद्र और राज्य के एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप के बारे में। आज हम पढ़ेंगे फाइनेंस रिलेशनशिप के बारे में, जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट जो है वह 12 के अंदर मेंशन है और आर्टिकल जो है वह 268 से 293 के अंदर जो है वह केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों के बारे में दिया गया है। फेडरल सिस्टम के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच में 3 प्रकार के संबंधों के बारे में बताया गया है। विधायी संबंध, लेजिस्लेटिव जैव रिलेशनशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप और वित्तीय संबंध फाइनेंस रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच में करों का बंटवारा किया जाता है, जो भी टैक्स जनरेट होते हैं उनका बंटवारा किया जाता है। और दूसरा ये होता है कि फाइनेंस रिलेशनशिप में करों के बंटवारे से है ना, जिन चीज़ों पर कर लगाया जाता है उनसे जो रेवेन्यू जनरेट होता है उनका बंटवारा किया जाता है। इसलिए हम फाइनेंस रिलेशनशिप को 2 भागों में बांट सकते हैं। करों का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेशन पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू अमॉन्ग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। संविधान के अंदर फाइनेंस रिलेशनशिप की 2 विशेषताएं बताई गई है। केंद्र और राज्य के बीच में करों का पूरी तरह से विभाजन कर दिया जाए, करों की शक्ति का पूरी तरह से विभाजन कर दिया जाए। सेकंड, करों से प्राप्त जो रेवेन्यू जनरेट होता है उस आय का जो है वह बंटवारा कर दिया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। आर्टिकल 265 के अंदर मेंशन है कि कोई भी कर लॉ के अकॉर्डिंग ही जो है वह कलेक्ट किया जाएगा, लॉ के अकॉर्डिंग ही उसको जो है वह लेविड किया जाएगा, अन्यथा नहीं। कोई भी कर जो है वह लगाया जाएगा पार्लियामेंट के जो है वह कानून के अकॉर्डिंग ही उसको लगाया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही जो है वह उसको कलेक्ट किया जाएगा। और आर्टिकल जो है वह 265 ओनली जो है वह टैक्स करों से रिलेटेड है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची है, शेड्यूल है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट की लिस्ट दी गई है। संघ सूची के जो सब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर जो है वह संघ सूची मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वह कौन कौन से कर लगाती है उनके बारे में भी बताया गया है। और राज्य सूची के विषय के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से कर लगाती है उनके बारे में बताया गया है। कॉन्करेंट लिस्ट में उन करों का उल्लेख किया गया है, उन टैक्स का उल्लेख किया गया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वह मिलकर लगाती है। अभी रिसेंटली जो है वह सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वह 13 प्रकार के टैक्स जो है वह लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वह कम से कम 20 प्रकार के जो है वह टैक्स लगाती है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर होते हैं वो इनकम टैक्स होता है, सीमा शुल्क जो होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, निगम कर होता है, स्टाम्प शुल्क होता है, जो हम समाचार पत्रों के क्रय और विक्रय होता है उसमें जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं उससे रिलेटेड जो कर का जो रेवेन्यू होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। और राज्य सूची के जो कर होते हैं वो शराब होते हैं, अफीम होता है, गांजा होता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना, उस पर भी कर जो है वह राज्य सरकार लगाती है। इवन टोल टैक्स पर जो कर होते हैं वो भी राज्य सरकार के द्वारा ही लगाए जाते हैं। आर्टिकल 268 के द्वारा जो केंद्र के द्वारा जो टैक्स लगाए जाते हैं और उनको राज्य के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और राज्य उसको जो है वह यूज़ में लेता है, उन करों के बारे में जो है वह बताया गया है आर्टिकल 268 के अंदर। जैसे कि स्टाम्प शुल्क है और जो मेडिकल जो औषधियाँ होती है उन पर लिया जाने वाला जो उत्पाद शुल्क जो होता है वो केंद्र के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन उनको कलेक्ट करना और उनको यूज़ करने की जिम्मेदारी जो है वह स्टेट गवर्नमेंट की होती है। ये आर्टिकल 268 के अंदर मेंशन है। आर्टिकल 269 के अंदर केंद्र के द्वारा लगाए जाने वाले और केंद्र के द्वारा ही कलेक्ट किए जाते हैं किंतु बाद में उनको राज्यों को सौंप दिया जाता है, उन करों की चर्चा इस आर्टिकल के अंदर की गई है। जैसे कि है ना, वस्तुओं का 2 राज्यों के बीच में किन्हीं वस्तुओं का जो है वह बिजनेस होता है, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, तो उस पर जो है वह उनके वस्तुओं के जो है वह क्रय और विक्रय से रिलेटेड जो है वह माल भाड़े के कंसाइनमेंट पर जो कर है उनका जो है वह यूज़ जो है वह किसके द्वारा किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। और आर्टिकल 270 के अंदर केंद्र के द्वारा लगाए जाने वाले और एकत्रित किए जाने वाले कर, लेकिन उन करों का जो है वह सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में उनके रेवेन्यू का इक्वल बंटवारा किया जाता है, उन करों के बारे में बताया गया है।
आर्टिकल 275 के अंदर, आर्टिकल 275 के अंदर मेंशन है कि संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह कुछ राज्यों को जो है वह ग्रांट दे सकती है, सहायता अनुदान जो है वह प्रोवाइड करवा सकती है, जो संसद की दृष्टि में जो है वह आवश्यक हो। संसद को वो राइट है कि जहाँ पर है ना पटसन एक प्रकार का जो है वह पौधा होता है जो जिसके द्वारा जो है वह मोटा कपड़ा बनाया जाता है। तो जहाँ पर है ना पटसन से बनी हुई वस्तुओं का निर्यात होता है और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो शुल्क प्राप्त होता है, उसका कुछ यूज़ जो है वह जूट पैदा करने वाले जो राज्य है, जैसे बिहार है, पश्चिमी बंगाल है, असम है, उड़ीसा को दिया जाता है। संसद ऐसे राज्यों को भी अनुदान या ग्रांट दे सकती है जो बाढ़ से पीड़ित हो, है ना, जहाँ सूखाग्रस्त क्षेत्र हो, उन राज्यों को अनुदान दे सकती है। जहाँ पर जनजाति है, कबीले हैं, उनकी कल्याण के लिए, योजनाओं के लिए वह संसद जो है वह कुछ अनुदान जो है वह प्रोवाइड कर सकती है। और कुछ राज्यों को जो है वह आर्थिक कठिनाइयों से निकालने के लिए भी संसद जो है वह राज्यों को फाइनेंशियली हेल्प कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो संविधान के अकॉर्डिंग जो है वह संसद का जो फंड होता है, कंसोलिडेट फंड जिसे हम संचित निधि कहते हैं, उसके ऊपर जो है वह विदेशी जो सरकार होती है, फॉरेन गवर्नमेंट से ऋण जो है वह ले सकती हैं। राज्यों को भी अधिकार है कि वह सेंट्रल गवर्नमेंट से ऋण ले सकते हैं, लेकिन राज्य जो होते हैं वह विदेशी सरकारों से जो है वह ऋण नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल जो है वह 288 के अंदर मेंशन है कि संसद जो है वह दो राज्यों के बीच में कोई रिवर वैली प्रोजेक्ट चल रहा है ना, कोई नदी घाटी परियोजना के विकास के लिए किसी एजेंसी की, किसी प्राधिकरण की स्थापना की गई है और वह प्राधिकरण उस जल का यूज़ कर रहा है, तो स्टेट लेजिस्लेटर जो है वह उससे रिलेटेड जो है वह कर जो है वह लगा सकता है, टैक्स लगा सकता है, जैसे कि राज्य सरकार आवश्यक समझे। क्लियर बच्चों? राज्य सूची की जो सब्जेक्ट है उनमें करों का भी उल्लेख किया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वह कौन कौन सी चीज़ों पर कर लगा सकती है और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो राजस्व आता है, उस पर केवल राइट्स जो है वह केवल राज्यों का ही होता है। 80वां संवैधानिक संशोधन से पहले केवल है ना 2 प्रकार के कर ही थे जो केंद्र और राज्यों के बीच में बटे हुए थे। एक तो था इनकम टैक्स और दूसरा था उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी। केवल 2 कर ही जो है वह केंद्र और राज्यों के बीच में बटे हुए थे। इससे राज्यों की इनकम जो है वह बहुत ज़्यादा कम होती थी। क्लियर बच्चों? कुछ रेसिड्यूरी पावर जो है, अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो पार्लियामेंट को दी गई है, जैसे कि उपहार कर है, संपदा कर है, इनके राइट जो है वह संसद के पास है। आर्टिकल जो है वह 276 जो है कहता है कि राज्य जो विधानमंडल है वह व्यवसाय पर, व्यापार पर और रोजगार पर कर लगा सकती है, लेकिन एक व्यक्ति पर जो कर लगता है, टैक्स लगता है, वो 2500 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 286 के अकॉर्डिंग राज्य विधानमंडल जो है वह समाचार पत्रों के अतिरिक्त शेष वस्तुओं के जो है वह क्रय विक्रय पर जो है वह कर लगा सकता है। ठीक है, राज्य के बाहर होने वाले क्रय विक्रय पर जो है वह कर आरोपित नहीं कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो है वह राज्य के जो बाहर, राज्य की सीमा के जो बाहर जो कर जो क्रय विक्रय होता है उस पर जो है वह कर नहीं लगा सकता। स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई है ना वस्तु जो है वह भारत के द्वारा जो है वह इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वह की जा रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वह उस पर कर नहीं लगा सकती है। यदि पार्लियामेंट ने जो है वह किसी वस्तु को जो है वह लॉ के द्वारा 2 राज्यों के बीच में जो व्यापार होता है, बिजनेस होता है, उसमें उस वस्तु को जो है वह बहुत ही विशेष महत्व की घोषित कर रखा है, उस वस्तु को इम्पोर्टेंट बना दिया है, तब राज्य सरकार जो है वह उस पर जो है वह टैक्स नहीं लगा सकती है। आर्टिकल 287 के अकॉर्डिंग राज्य विधानमंडल बिजली की जो बिक्री होती है वह उसके उपयोग पर जो है वह कर लगा सकती है, लेकिन ऐसी बिजली की जो है वह बिक्री या उपयोग पर कर नहीं लगा सकती है जो केंद्र के द्वारा यूज़ की जा रही हो और केंद्र के द्वारा ही उसको जो है वह सेल किया जा रहा हो। अगर कोई बिजली जो है वह रेलवे के किसी रख रखाव में यूज़ हो रही हो तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वह उस पर जो है वह कर नहीं लगा सकती है। आर्टिकल 271 के अकॉर्डिंग 269 और
270 के अंदर जिन करों का उल्लेख किया गया है उस पर जो है वह संसद जो है वह सरचार्ज भी लगा सकती है, यानी कि उन करों में वृद्धि भी की जा सकती है ना। आर्टिकल जो है वह 269 और 270 के अंदर जिन करों का उल्लेख किया गया है उन पर जो है वह संसद जो है वह उन करों को और अधिक बढ़ा भी सकती है, और उन करों से प्राप्त जो रेवेन्यू होता है वो संसद के जो है वह कंसोलिडेट फंड के अंदर जमा होता है, संचित निधि के अंदर जमा होता है। इज दैट क्लियर? आर्टिकल 280 के अंदर मेंशन किया गया है कि प्रत्येक 5 साल की जो है वह समाप्ति पर या प्रत्येक जो है वह 5 साल की समाप्ति पर या उससे पहले यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो उसके आदेश अनुसार एक फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें एक जो है वह सभापति होगा, अध्यक्ष होगा और 4 जो है वह अदर जो है वह मेंबर होंगे। उस फाइनेंस कमीशन का मेन काम ये होगा कि संघ और राज्यों के बीच में करों का विभाजन करना, भारत के संसद की जो कंसोलिडेट फंड है उसके अनुसार जो है वह कुछ अनुदान जो है वह राज्यों को प्रोवाइड करना, और जो वित्त के जो स्थायित्व है तथा राष्ट्रपति के द्वारा आयोग को सौंपे गए विषयों के संबंध में सिफारिश करें। वित्त के स्थायित्व और राष्ट्रपति के द्वारा आयोग को सौंपे गए विषयों के संबंध में सिफारिश करें। यह फाइनेंस कमीशन का जो है वह काम होगा। 1967 से पहले राज्यों को शिकायत थी कि केंद्र सरकार जो है वो उन्हीं राज्यों को अधिक मदद करती है जिनके मुख्यमंत्री के प्राइम मिनिस्टर के साथ अच्छे संबंध होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है वह राज्यों को जो अनुदान मिल रहा था या जो राज्यसभा का हिस्सा जो है वह बढ़ाया गया। 12वें वित्त आयोग में जो रेवेन्यू है उनमें राज्यों का हिस्सा जो है वह 29.5% से बढ़ाकर 30.5% जो है वह कर दिया गया। ये बच्चों हमारा टॉपिक क्लियर होता है? कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप वापस मेरे को रिप्लाई करना। थैंक यू।